नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के राजन सीरीज के अतिलघुत्तरीय प्रश्न सोल्व करेंगे। साथियों, सीरीज में जो भी कोई दिया होगा उसको अच्छे से हम प्रश्न को सरल भाषा में समझाते हुए चलेंगे। जैसे ही साथियों यूट्यूब पर अपना परिवार 5000 सदस्यों का हो जाएगा, तो आपको इसका जो पीडीएफ है उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप प्रोवाइड हो जाएगा, आप सभी पढ़ पाएंगे। तो प्रयास करिएगा जल्दी जल्दी, ताकि जो है समय से पहले जो है हो जाए। और एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं है साथियों, इसलिए जो है पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। प्रयास यही रखते हैं कि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है 30 मिनट से ज़्यादा, तो उसको जो है दूसरे पार्ट में हम ले लें। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न दिए गए है, शिक्षा क्या है? उत्तर है, शिक्षा एक ऐसी गतिविधि है जो विविध स्थानों पर होती है। इसका उद्देश्य ज्ञान, अनुभव, मूल्यांकन, विकास, कौशल, मूल्य, देखभाल तथा व्यवहार को विकसित करना है। ठीक। शिक्षा क्या है? यह एक प्रकार की गतिविधि है जो किसी भी स्थान पर यह हो सकता है, और इसका जो उद्देश्य होता है यह होता है अनुभव प्राप्त करना, ठीक है। मूल्यांकन, विकास, किस प्रकार से विकास हो रहा है। कौशल, किस प्रकार से उसके अंदर, इंसान के अंदर कौशल है। मूल्य है, देखभाल कैसे कर सकता है किसी भी चीज़ को। व्यवहार उसकी क्या है, ये सभी विकसित करना होता है शिक्षा में। प्रश्न संख्या 2 है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे कब बना? तो उत्तर है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे प्रकृतिवादी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 3, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था, जब यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के लिए बनाया गया था। अगला है प्रश्न संख्या 4, किन्हीं 3 मूल्यों के नाम लिखिए, ठीक है। तो 3 मूल्य कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। प्रमुख मूल्यों के नाम निम्नवत हैं। पहला है सत्य, अहिंसा, मैत्री, ईमानदारी, निष्ठा, दयालुता, उदारता, साहसता एवं आत्मविश्वास, ठीक है। तो ये सभी जो है मूल जो है तत्व हैं। तो इसमें 3 ही लिखना था, तो कोई भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 14 अगस्त 1987 को घोषित की गई थी। प्रश्न संख्या 6 है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो उत्तर है, यह एक व्यवस्थित और औपचारिक प्रक्रिया है जो विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जैसे स्थानों पर एक निश्चित पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञात और कौशल प्रदान करती है। अगला है, संकुचित का मतलब सीमित है, ठीक है साथियों। औपचारिक तरीके से यह मिलता है, तो अनौपचारिक में तो हर जगह हो जाता है। कोई भी जानकारी अगर चाहिए, ठीक है, तो कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन जो औपचारिक होती है वो संकुचित सीमा के अंतर आ जाता है। जैसे विद्यालय में जाएंगे तभी जो है ज्ञान प्राप्त होगी, ठीक है, निश्चित जो है पाठ्यक्रम की जानकारी होगी। अगला है प्रश्न संख्या 8, पूछा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है संपूर्ण विश्वास एक परिवार है। यह वाक्यांश प्राचीन भारतीय दर्शन से लिया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 9, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा गया? तो उत्तर है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जॉन आमोस
कोमेनियस को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 10। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह निकट ले जाना अर्थात पास ले जाना। यह शब्द उप उपसर्ग से, जिसका मतलब होता है निकट, तथा नयनम मतलब होता है ले जाना, शब्दों से मिल करके बना है। ठीक है। तो उपनयन जो होता है वह बहुत ही पहले जो है बौद्ध धर्म में, इससे पहले भी जो है गुरु के पास ले जाना होता है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है उपनयन संस्कार एक होता है और एक होता है उपनयन। ठीक है। उनके पास ले जाना होता है, तो उन्हीं को समीप ले जाने को ही जो है किसी यहाँ उपनियम है, किसी को भी जो है निकट मतलब यही होता है, यही पास ले जाना। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो है प्रधानाध्यापक अथवा स्कूल का हेडमास्टर होता है। यह व्यक्ति समिति के कार्यों की अध्यक्षता करता है। समिति मतलब जो समिति बनाई जाती है। ठीक है। स्कूल में भी जो है कई समिति बनाई जाती है, जैसे टीचर पेरेंट मीटिंग हो गई। ठीक है। तो इन सभी में जो है हेडमास्टर अपना रोल निभाते हैं, बुला बुला करके। ठीक है। 15 सदस्य होते हैं उसमें। प्रश्न संख्या 12 दिए गए है। किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद के नाम से जाना जाता है? प्रयोजनवाद को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद तथा अनुभववाद के नाम से जाना जाता है। यह एक अमेरिकी दार्शनिक विचारधारा है। प्रश्न संख्या 13 है। आदर्शवाद के अनुसार किस जगह का महत्वपूर्ण स्थान है? तो आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक जगत का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 दिए गए हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता अनुभव व प्रयोग की होती है, जिसमें शिक्षा की उपयोगिता सिद्ध होती है। ठीक है। क्या होती है प्रयोजनवाद? तो प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता का अनुभव व प्रयोग होती है, जिनमें शिक्षा की उपयोगिता सिद्ध होती है। अगला है प्रश्न संख्या 15। आदर्शवादी शिक्षा कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी जो शिक्षा है उनकी कुल 8 विधियां हैं। ठीक है। कौन कौन से? तो 8 विधियां आइए देखते हैं। आदर्शवादी किसी एक विधि की एक विधि तक सीमित नहीं है। ठीक है। तो आदर्शवादी जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तो व्याख्यान आ जाएगा, संवाद आ जाएगा, प्रश्नोत्तर आ जाएगा। ठीक है। जानते ही हैं प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर करना, तर्क करना, ठीक है, आगमन निगमन, उदाहरण देना, फिर नियम की तरफ बढ़ना, नियम बताना, फिर उदाहरण देना। ठीक है। प्रशिक्षण एवं क्रिया, ठीक है, निर्देशन तथा खेल विधियां भी इनमें शामिल होती हैं। इन्हें विचारों तथा स्वीकार किया गया है, विचारकों द्वारा स्वीकार किया गया है इनमें। प्रश्न संख्या 16 है। वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकृतिवाद जो है इसमें किसी भी पाठ्यक्रम की ज़रूरत नहीं, विद्यालय की ज़रूरत नहीं और वातावरण की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। प्रकृतिवाद में अपना प्रकृति में खेलते रहिए और टहलते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 17। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया था? तो ये जो विचार दिया था कि विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह जो है रूसो ने कहा था। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर रूसो होगा। अगला है प्रश्न संख्या 18। छात्रों को गतिविधि का उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण की शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? तो जॉन डेवी ने की थी। प्रश्न संख्या 19 है। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनके आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र की आस्था,
अहिंसा एवं एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचारधारा किसका है? तो यह जो है महात्मा गांधी का है। ठीक है, अहिंसा न करना, एकता व भाईचारा बना करके रखना। अगला है प्रश्न संख्या 20। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो वैदिक जो साहित्य था उनमें जो शिक्षा का प्रयोग किया गया है विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में जो है वैदिक साहित्य में शिक्षा का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 21। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जो पहले बौद्धकालीन था साथियों, उसका जो शिक्षा था वो उसका उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना था। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति करना उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? जो मूल्य होते हैं, ठीक है, हमने बताया था अभी 9 मूल्य, और उसमें भी जो है अब 9 जो एनसीईआरटी है कितने मूल्य को स्वीकार की है? तो इसने 83 जो है कुल मूल्य हैं उसको सूची जो है सूचीबद्ध किया है। ठीक है, स्वीकारा गया है 83 मूल्य। प्रश्न संख्या 23 है। शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है? शिक्षा क्या होती है, समाज क्या होती है? ठीक, तो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, मतलब जहाँ पर रहता है उसके आस-पास, आस-पड़ोस, उसके पूरे कहाँ पर आता है, जाता है, मिलता है, जुलता है उन लोगों से, ठीक है? तो उसी से समाज बनता है। उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। ठीक है, मिला-जुला करके जो समाज है उसकी हिसाब से चलना, उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 24। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ जो है इनका नाम था, स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न संख्या 25 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है। बौद्ध शिक्षा क्या है? तो उत्तर है चरित्र का निर्माण एवं मोक्ष की प्राप्ति करना ही बौद्ध शिक्षा है। ठीक है, चरित्र का निर्माण करना और जो मोक्ष है उसको प्राप्त करना ही जो है बौद्ध शिक्षा है। प्रश्न संख्या 27 है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा का उद्देश्य बालकों को उनके जीवन से संबंधित उपयोग ज्ञान प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 28 है। औपचारिक शिक्षा की कोई एक विशेषता बताइए। तो उत्तर है औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अगला है प्रश्न संख्या 29। पूछा गया है शिक्षा के प्रभावी कारकों के नाम बताइए। ठीक है, जो शिक्षा है किन किन तरीके से प्रभावित होता है? तो दार्शनिक कारक है एक, सांस्कृतिक कारक है, आर्थिक कारक है, राजनीतिक कारक है, नैतिक कारक है और धार्मिक कारक है। इन सभी से जो है शिक्षा जो है प्रभावी कारक है ये सभी। प्रश्न संख्या 30 है। जनसंचार के 4 साधनों के नाम लिखिए। तो जो जनसंचार होते हैं साथी, ठीक है, जो अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पत्रिकाएं हो गए, दूरदर्शन, रेडियो, इन सभी के माध्यम से अपना जो है बातें दूसरों तक पहुंचाई जाती है। प्रश्न संख्या 31 है। प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इनके प्रकारों का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा वायु, जल, मिट्टी आदि अवांछित द्रवों से दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण होता क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जिन चीज़ों को साथियों आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग होने लगता है तो उसे ही प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण है, जैसे जल जब तक साफ है तब तक सही है, जैसे ही उसका दुरुपयोग होने लगा, कहीं पर इकट्ठा हो गया, गंदा हो गया तो प्रदूषण हो गया। वायु है, तो वायु में भी जो है अगर शुद्ध वायु है तो ठीक है, आंधी तानी तूफान ये सभी आ गया, ठीक है, मिक्स वायु हो गई, गैसें हो गई तो प्रदूषित हो गया। ध्वनि में भी ऐसे ही है, ठीक है, जिस आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं और डीजे की तरह लाउड स्पीकर में कर दिए तो वो भी ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। कानों की क्षमता ही नहीं सुनने का और उतना जो है वर्णन डाल दिया जा रहा है, स्पीड कर दिया जा रहा है, तो वो भी जो है ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा।
मृदा प्रदूषण जानते ही हैं, मृदा से संबंधित है, अगर गड़बड़ हो जाएगा तो जो है फसलें नहीं उगेंगी। प्रश्न संख्या 32 दिए गए हैं, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? तो प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। प्रश्न संख्या 33 है, शिक्षा वह आर्थिक मूल्य है नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक जो है प्रोफेसर बागले ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 34 दिया गया है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पार्श्विक पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। यह किस दार्शनिक ने कहा है? तो ये जो है अरस्तू ने कहा है। ठीक है, किसने कहा? अरस्तू ने कहा। प्रश्न संख्या 35 है, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बालकों का चरित्र विकास करना जो है, बालकों का चरित्र विकास करना, ठीक है, जो है शिक्षा का मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगला है साथियों प्रश्न संख्या 36 और पूछा गया है कि मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो उत्तर है मानव के सभी कार्य मूल्य प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं समानता किस पर निर्भर करती है? तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं समानता शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 38 है, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र का निर्माण करना है। ठीक है, जो राष्ट्र है उसका निर्माण हो सके, अच्छे तरीके से चल सके, उसके लिए जो है शिक्षा दी जाती है। प्रश्न संख्या 39 है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, आप कहीं भी रहिए, अपने भरोसे पर, अपने ताकत पर जो है, ठीक है, अपने शिक्षा के दम पर अपना कार्य को पूरा करते चलिए। प्रश्न संख्या 40 है साथियों, किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी ने कहा है। प्रश्न संख्या 41 है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डीवी भाटिया का है। प्रश्न संख्या 42 है, किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? तो सुकरात ने कहा है कि ज्ञान ही जो है पवित्रता है। प्रश्न संख्या 43 है, यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। तो ये जो है ज्ञान ही शक्ति है, अरस्तु ने कहा था। ठीक है, अगला दिए गए साथियों प्रश्न संख्या 44 और पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्ति यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह सोफिस्टों का है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्रगति है, सॉरी, ज्ञान जो प्रगति है ये कथन जो है सोफिस्टों का है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 45 और इसमें पूछा गया है कि किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए हैं? ठीक है, तो बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष कामेनियस ने बताए हैं। प्रश्न संख्या 46 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? तो जॉन एडम्स का जो है यह कथन है कि ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, केवल ज्ञानी परंपरा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह कथन किसका है? तो शेक्सपियर का है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, तो शेक्सपियर ने कहा है इसको। अगला है प्रश्न संख्या 48, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षा सूचना विक्रेता बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो व्हाइट हेड का है। अगला है प्रश्न संख्या 49, जिन व्यक्तियों को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुरु के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो एडम्स का यह कथन है। प्रश्न संख्या 50 है,
मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो मुस्लिम शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो था आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि जो है थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुस्लिम शिक्षा जो है दी जाती थी। प्रश्न संख्या 51 है, प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग जो है हंटर कमीशन को कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 52, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किए? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1911 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। प्रश्न संख्या 53 है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुरु के सिवाय और कुछ नहीं हो, यह कथन नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? तो ये जो है सुकरात का कथन है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 54, कहा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना है, यह कथन किसका है? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 है, प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो जो प्लेटो थे उन्होंने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किए हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 56, कहा गया है कि वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है, यह कथन किसका है? तो ये जो है कथन रूसो का है। प्रश्न संख्या 57 है, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता इसमें सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, यह शिक्षा नहीं है, यह कथन किसका है? तो इस स्पेंसर का है। ठीक है, स्पेंसर ने क्या कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो है आवश्यकता होती है वह सबसे बड़ा रक्षक जो है उसका चरित्र होता है। ठीक है, शिक्षा का नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 58, चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है, यह कथन किसका कहा है? तो जॉन डेवी ने कहा था कि जो चरित्र है उसकी स्थापना करना विद्यालय व शिक्षा अनुशासन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए या होता है। आइए प्रश्न संख्या 59 है, पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन किसका है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का। प्रश्न संख्या 60 है, नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो स्टारबक का जो है ये कथन है। प्रश्न संख्या 61 है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? तो पेस्टालॉजी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है, तो ये जो है पेंटर का है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो यहाँ पर दिया गया है राजन सीरीज में, कहीं कहीं साथियों मुझे लगता है कि जो बेवजह का इसमें डाल दिया जाता है कोई न कोई, इतना कथन दे दिए गए हैं कि रटते रटते आप लोग पागल हो जाओगे। ठीक है, तो रटना नहीं, ये समझना है, समझते हुए चलना है। और इसमें थोड़ा-सा कुछ न कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जो आवश्यकता हो वही दिया जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन कुछ जो है मुझे लगता है कि जो है बेवजह का क्वेश्चन डाला गया है। प्रश्न संख्या 63 है साथियों, बताइएगा, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ये जो मोड़ महत्वपूर्ण स्थान है वह आध्यात्मिक जगत का। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन आया है, पीछे पढ़ा चुका हूँ। प्रश्न संख्या 64 है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्तियों से हुई है? तो आध्यात्मिक या आत्मिक शक्ति द्वारा हुई है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 65, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? तो प्लेटो ने व्यक्त की है। प्रश्न संख्या 66 है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? तो आदर्शवादी दर्शन में
वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 पूछा गया है साथियों कि जो प्रश्न विधि है उनके जनक कौन है। ठीक है। तो प्रश्न विधि के जनक जो है सुकरात को माना जाता है। प्रश्न संख्या 68 है संवाद विधि के जनक कौन है। तो संवाद विधि के जो है जनक प्लेटो हैं। प्रश्न संख्या 69 है निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन होते हैं। तो निगमन एवं आगमन विधि के जनक जो है अरस्तु हैं। प्रश्न संख्या 70 है निर्देशन विधि के जनक कौन है। तो निर्देशन विधि के जो जनक हैं वो हर्बर्ट हैं। प्रश्न संख्या 71 है तर्क विधि के जनक कौन है। तो तर्क विधि के जनक जो है हीगल हैं। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 72। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है। तो अभ्यास एवं अभिवृत्ति विधि के जनक पेस्टालॉजी हैं। ठीक है साथियों। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है साथियों, आप सभी जो है एक बार लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। आज की ही मेहनत कल का सुखद परिणाम देगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। ठीक है। तो आप अपना मेहनत करते रहिए, परिणाम तो आपके जो है मार्कशीट में झलकेगी और जब भी देखेंगे तो एक मुस्कुराहट आएगी कि हाँ उस समय हमने पढ़ाई कर ली थी और ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला है प्रश्न संख्या 73। किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। तो ये जो है जेंटिल ने कहा है। प्रश्न संख्या 74 है आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मभूति है। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो प्रयोजनवादी जो शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है बालक का समाजीकरण करना है ताकि वह समाज में प्रभावी ढंग से भाग ले सके। प्रश्न संख्या 76 है प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की है। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड होती है उसकी खोज किलपैट्रिक ने की है। प्रश्न संख्या 77 है अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए हैं। तो प्रयोजनवाद जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 78 है ड्यूई के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। तो उत्तर हो जाएगा ड्यूई शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय की आवश्यकता होती है। ड्यूई इसे सामाजिक वातावरण कहता है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 79 शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। तो जो है आदर्शवाद पर बल दिया जाता है। प्रश्न संख्या 80 है शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है। इस संबंध में डीवी के विचार लिखिए। ठीक है। क्या कि शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है, इसके बारे में जो है डीवी का विचार लिखिए क्या था। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है। जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया होती है। ठीक है। अनुकूलन मतलब जानते ही हैं जो स्थितियों के हिसाब से ढल जाए, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुकूलन का मतलब है वह है प्रत्येक अवस्था में विकास जो बढ़ रही है उसकी क्षमता जो है प्रदान करना। अगला है प्रश्न संख्या 81 फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है। तो फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना और इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 82 है फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है। तो उत्तर हो जाएगा फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य
व्यक्ति को ऐसा बनाना चाहिए कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसीलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित अंतर्निहित अवांछितता को समझ पाए। अगला है प्रश्न संख्या 83। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता है? तो मठ में जो है प्रवेश के पहले जो है बौद्धकालीन में प्रवज्य संस्कार होता है। अगला है प्रश्न संख्या 84। फ्राबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो उत्तर हो जाएगा फ्राबेल के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उनको और अधिक ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है। अगला दिए गए है प्रश्न संख्या 85 और पूछा गया है कि मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो मॉन्टेसरी पद्धति का कथन बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को न हमें कुरूप बनाना चाहिए और न ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकसित हो। ठीक है। तो मॉन्टेसरी का कहना था कि जो है बच्चा क्या है, एक आत्मा है और एक शरीर है, उसको अपने हिसाब से जो है ढालना चाहिए। ठीक है। ढल जाना चाहिए, ढल जाएगा धीरे धीरे। अगला है प्रश्न संख्या 86। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। कौन कौन सी होंगी? तो ये हम जब लघुत्तरी पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। प्रश्न संख्या 87 है। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? तो उत्तर है प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्ति है। प्रश्न संख्या 88 है। प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? तो ह्यूरिस्टिक विधि ने, ठीक है, खोज विधि को जन्म दिया है। प्रश्न संख्या 89 है। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने आवश्यक माना है? तो प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रियों को जो है आवश्यक माना है और इंद्रियां जानते ही हैं 5 होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 90। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो जो प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार कर दिया है, नहीं माना है प्रकृतिवाद ने। ठीक है। प्रकृतिवाद ने कितने रूप बताए हैं? प्रकृतिवाद ने 3 रूप जो है बताए हैं। प्रयोजनवाद की सर्वोच्च स्थान देता है। किसे सर्वोच्च स्थान देता है प्रयोजनवाद? तो प्रयोजनवादी जो है क्रिया को सर्वोच्च स्थान देते हैं। ठीक है। जो काम किया जाता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता है? प्रयोजनवाद जो है ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकता है, नहीं करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 94 है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उनकी उपयोगिता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 है। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद जो है प्रजातंत्री शासन पर बल देता है, न कि राजतंत्र पर बल देता है। ठीक है। तो साथियों हम लोग जो है प्रश्न संख्या 96 से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।